जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़हीबुल हसन आपसे मुखातिब है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है आपका सुबह क्या स्टूडेंट्स का, और उससे रिलेटेड लास्ट डे पे कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊँगा। होपफुली आपके काम आएँगी। अच्छा, सबसे पहले तो डिबेट होती है कि एग्ज़ाम अब जो न्यू चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हैं, अब आपने वो कोई नई चीज़ नहीं सीखनी। अब जो वक्त है आपने जो आपने सारे सेशन में पढ़ा है उसको रिटेन करना है, उसके माइंड मैप्स को देखें, टोटल पूरा जो टॉपिक है उसका व्यू लें और अपनी स्ट्रेटजी बनाएं क्वेश्चंस करने का, और एक ओवरऑल अप्रोच बनाएं कि ये टॉपिक इसमें इस तरह की एडजस्टमेंट्स हमने देखी थी, ये फार्मूला था, इस फार्मूले को इस तरह मोल्ड किया गया था। तो ये सारा कुछ अब आपने देखना है। अब आपने किसी न्यू चीज़ की तरफ नहीं जाना। आपने जितना पढ़ लिया अगर आप उसको ही अच्छे से कर लेते हो तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट निकल सकता है। तो अभी जो मैं बात करूँगा वो आपसे लेके ऑनवर्ड पेपर तक और पेपर के एंड तक की होगी, ठीक है। और जिसमें अभी मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि कोई वो मैं बात एंड पे करूँगा कि ये जो टोटल हमारी जो बात होगी कि भाई अभी क्या करना चाहिए और पेपर तक कैसे पढ़ना चाहिए, किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, वो भी बात करूँगा एंड पे। और अभी मैं बात करने लगा हूँ सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 15 मिनट्स रीडिंग। अब मैं पहले बात करूँगा पेपर कैसे अटैम्प्ट हो रहा है। देखिए, आपके पास पेपर आ गया, 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है कि इतनी देर आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो कि भाई पेपर किस तरह का आया है। अब वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ अप्रोच लेके चल रहे होते हैं और कुछ टीचर्स भी अपनी अपनी अप्रोच बता रहे होते हैं और उसके रीज़न भी बता रहे होते हैं, लॉजिक भी बता रहे होते हैं कि इससे आपको ये इस तरह फ़ायदा मिल सकता है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक आपको एक पैटर्न और कुछ चीज़ बता सकूँ। देखिए, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है आपके पास, और सबसे पहले आपने ये देखना है उस रीडिंग टाइम में आपको किस तरह का पेपर आया है, किस टॉपिक से आया है क्वेश्चन। टॉपिक से ऑलमोस्ट आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से बात करें ना तो समझ लें कि तकरीबन हर टॉपिक से आप क्वेश्चन बहुत इजीली बन सकता है, क्योंकि जब से स्कीम चेंज हुई है उसके बाद उसके पास एक फ्री हैंड मिल गया है कि वो तकरीबन हर टॉपिक को आप टेस्ट कर सके। और पहले चंद टॉपिक्स पीछे रह जाते थे, टेस्टिंग से बच जाते थे, नहीं टेस्ट हो पाते थे सेपरेटली, जस्ट लाइक लेबर हो गया। कभी कभी ओवरहेड्स को भी वो मतलब छोड़ देता था, मतलब ज़्यादा टेस्ट नहीं करता था सेपरेटली एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन। और कभी टारगेट कॉस्टिंग को भी छोड़ दिया, तो वो कभी उसको मिस हो जाते थे, कुछ इन्वेंट्री वैल्यूएशन टाइप के क्वेश्चन, तो ये मिस हो जाया करते थे। अब उसके पास एक ऐसा हैंड है कि भाई इजीली वो उसको टेस्ट कर सकता है। रीज़न ये है कि भाई आपका एक अच्छा खासा पोर्शन स्कीम चेंज के बाद निकल चुका है कॉस्ट से, और अब उसके पास ईजिली तमाम टॉपिक से टेस्टिंग है। हाँ, अब आपने देखना है 15 मिनट्स आपके पास पेपर आया है और आपने उसमें चेक करना है कि भाई कौन कौन सा क्वेश्चन आया है और किस लेवल का है। मतलब ओवरऑल कोई भी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा जाएगा आपसे, क्योंकि भाई पढ़ते हुए भी आप फिर रुकोगे, देखोगे हाँ ये ऊपर वाली चीज़ों से लिंक हो रही है, क्योंकि डाटा एक दूसरे से लिंक हो रहा होता है। फिर आप उनकी एडजस्टमेंट में पढ़ने बैठोगे तो शायद 2-3 क्वेश्चन से पढ़ने में ही आप आगे ना जा पाओ, ठीक है। तो ओवरऑल एक व्यू लेना है कि क्वेश्चन किस तरह का है, क्योंकि अब 6 महीने आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा है, अब आपको मालूम है कि देख के मालूम हो जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है और ये कैसा चलेगा, आगे बिहेव करेगा, ठीक है। कई दफ़ा होता है क्वेश्चन पहले व्यू में थोड़ा सा आसान लगता है, लेकिन जब उसको करने बैठते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा एक क्वेश्चन पहले व्यू में मुश्किल लगता है, लेकिन जब करने बैठते हैं तो बहुत स्मूथली हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब आपने सबसे पहले क्वेश्चंस देखने हैं, जितने भी क्वेश्चंस होंगे। अभी मैं अगर अपना एस्टिमेट एक बताऊँ ना, तो अब है कि उसके क्वेश्चन नंबर ज़्यादा होंगे। मतलब कई दफ़ा अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके पार्ट ए भी, ठीक है, 2-3, मतलब पहले अगर आप पास्ट पेपर्स में देखो तो 8-9 क्वेश्चन हो रहे होते थे, लेकिन अभी तकरीबन 8-9 क्वेश्चन स्टैंड अलोन होते थे, लेकिन अब 8-9 बल्कि 10 क्वेश्चन, और उसके बाद उन क्वेश्चन में भी कुछ पार्ट्स हैं, तो टोटल मिलाकर 12-13 क्वेश्चन अब एस्टिमेटेड होते हैं कि वो सेपरेटली पूछ रहा होगा, ठीक है। एक तो होता है ना ABC पार्ट इंटरलिंक्ड होते हैं, जस्ट लाइक प्रोसेस कॉस्टिंग में कि भाई वो इक्विवेलेंट यूनिट्स भी निकालो, क्वांटिटी स्केड्यूल निकालो और फिर कॉस्ट निकालो, फिनिश गुड्स, ये ABC बना होता है। लेकिन अब वो जिस तरह EOQ में करता है कि एक पार्ट में आपको EOQ की वर्किंग करवा ले और दूसरे पार्ट में री-ऑर्डर लेवल की करवा ले, सेपरेट क्वेश्चन में सेपरेट डाटा, ठीक है। तो क्वेश्चन की उसने तादाद बढ़ा दी है और मार्क्स थोड़े कम कर दिए, मतलब 8-9 मार्क्स के क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11 से। तो आगे होता था कि चलो कुछ 2-3 क्वेश्चन आ जाते थे जो 15 मार्क्स के इर्द गिर्द जाते थे, लेकिन अब वो स्टैंड अलोन क्वेश्चन पिछले 2-3 अटैम्प्ट्स में थोड़ा सा उसका बिहेवियर नीचे इस तरफ नहीं गया और वो छोटे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आपने क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चंस में आपको अब आपका माइंडसेट होना चाहिए कि भाई कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होंगे, लिहाजा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आता है तो दूसरा क्वेश्चन इजी भी आता है, ठीक है, बल्कि एक डिफ़िकल्ट हो तो 2 इजी होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का।
तो परेशान नहीं होना, आपने क्वेश्चन कम्प्लीटली रीड करना है और एक ओवरव्यू लेना है उसका, तकरीबन 3-4 मिनट्स में आपको समझ आ जाएगी तमाम क्वेश्चन की, अच्छा ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपने देखना है कि प्रेफरेंसेस सेट करनी है, ये मेन बात अब यहाँ से स्टार्ट होगी इसकी, ये 5 मिनट्स रीडिंग टाइम की। अब इसमें आपने प्रेफरेंसेस सेट करनी है कि आपने पहले कौन सा क्वेश्चन करना है। एक चीज़ तो ये करनी है ना, ठीक है, पहले ये तमाम प्रेफरेंसेस सेट कर लो कि पहले नंबर पे कौन सा करना है। लेड पेंसिल कोशिश करें इसके साथ ले जाया करें, लेड पेंसिल, क्योंकि जो दूसरी आपकी पेंसिल होती है जिसे आप लिखते हो बॉल पॉइंट, तो उसका ज़रा निशान ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आई कैप वाले थोड़ा सा मना करते हैं कि आप पेपर के ऊपर कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो कोशिश करें कि फिर उसके साथ ना लिखा करें, लेड पेंसिल यूज़ कर लिया करें हल्की सी, कि बहुत कम नज़र आए, बल्कि आपको भी बहुत मुश्किल से नज़र आ रही होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 आपको लगा कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें करना ज़रा मेरे लिए आसान है, ग्रिप भी थी और क्वेश्चन भी ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड मिला है, तो इसको पहले नंबर पे कर लें, हल्का सा 1 लिख दें वहाँ पे लेड पेंसिल से, ठीक है। इसको पहले नंबर पे करना है। अभी आप रीडिंग टाइम ही यूटिलाइज़ कर रहे हो, उसके बाद आपने देखना है कि इसके बाद कौन सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इससे ये सबसे अच्छा था, उसके बाद आपको कौन सा लग रहा है, फिर उसके ऊपर 2 लिखना है, 3, 4, ठीक है। 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन तक आपने लिख देना है, आपको फ्लो मिल गया एक दफ़ा, ठीक है। अब ये आपने लिखा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट के साथ मर्ज हो के अब ये आएगी। ये 15 मिनट्स में ही काम कर रहे हो आप, लेकिन टाइम मैनेजमेंट भी इसी में आपने सेट कर लेनी है अपनी। वो कैसे होगी, अभी 15 मिनट्स चल रहे हैं। अभी आपने किया क्या है, सिर्फ आपने ये चेक किया कि कौन सा क्वेश्चन किस कैलिबर का है और इजी है कौन सा क्वेश्चन और कौन सा थोड़ा डिफिकल्ट है, वो रैंकिंग करके आपने प्रेफरेंसेस सेट की हैं बस। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर आई कैप का पेपर है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 5 है। फ़र्ज़ करें टोटल 5 ही क्वेश्चन है, लेट्स सपोज, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा कि ये सबसे पहले करना है 1, फिर आपने लिखा ये 2, ये आपने लिखा 3, ये आपने लिखा 4 और ये 5। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप जो आंसर शीट है उस पर जब क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखने लगो, तो फ़र्ज़ करो आप पहले ये कर रहे हो, तो वहाँ पे ये वाली चीज़ लिखनी है, ये खुद वाली नंबरिंग नहीं कि लिखनी कि भाई कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ तो ये 1 है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन की नंबरिंग आई कैप ने दी होगी वो यूज़ करनी है। अच्छा, अब आपने ये लिख लिया 1, अभी चल रहा है आपका रीडिंग टाइम। देखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल्स जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में, वो ये आती है कि टाइम मैनेजमेंट में इशू आ जाता है, टाइम आपके पास शॉर्ट हो जाता है। रीज़न ये होती है कि भाई क्योंकि एडजस्टमेंट्स होती हैं न्यूमेरिकल्स, तो एडजस्टमेंट्स को कई दफ़ा रीड करते हुए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, रीड किया उसको समझते हुए उसकी वर्किंग बनाते हुए कई दफ़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, एक दफ़ा वर्किंग नहीं भी सही बनती, फिर आप दोबारा किसी और तरीके से करते हो, फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। हालांकि थ्योरेटिकली आप स्पीडीली लिख लेते हो, एक दफ़ा सोचा समझा, जहन में आ गई सारी बात और फिर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो टाइम में इशू बनता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, फ़र्ज़ करो आपने यहाँ पे लिखा था ना एक फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी उसी रीडिंग टाइम में आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करो आपके पास 9 बजे आपको पेपर मिला है और 9:15 तक आपके पास रीडिंग टाइम है, तो 9:15 से तो लिखना स्टार्ट कर देना आपने, ठीक है। तो 9:15 से लेकर, अब ये पहला क्वेश्चन है, अगर ये फ़र्ज़ करो मार्क्स हैं इसके 12 मार्क्स हैं, ठीक है, 12 मार्क्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 12 मार्क्स वाला क्वेश्चन नॉर्मली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ज़्यादातर जो होता है 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि आई कैप ने भी जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते हैं वो अंडरस्टूड होता है कि उसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट ऐसी डाली होती है कि जिसकी वजह से मार्क्स जाना है, ठीक है। चलो फ़र्ज़ करें 12 मार्क्स था, आपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया क्योंकि आपको लगा कि ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ओके। आपने यहाँ पे वो टाइम लिख देना है जिस टाइम पे आपने इसको एंडिंग करना है, मतलब 9:15 से आपने स्टार्ट किया और बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे लिख दोगे, लेट्स सपोज आप लिख दो 9:15, 9:30 और 9:45, 9:45 हल्का सा लिखना है, ठीक है, बस आपको ही नज़र आए, और 9:45 लेड पेंसिल से लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस टाइम तक आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के नीचे लिख दिया, अगर ये आपके पास है 8 मार्क्स का तो लिख दिया 9, 10, 5, ठीक है। 10:05 तक आपने ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फ़र्ज़ करो आपने ये वाला क्वेश्चन करना था, ये वाला क्वेश्चन था 15 मार्क्स का, तो आप यहाँ पे अगर ये 10:05 पे ख़त्म हो रहा है तो आप यहाँ पे 10:35 लिख दो। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि ये मैं कैसे टाइम खुद डिज़ाइन कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ मार्क्स देके और टाइम डिज़ाइन कर दिया, या मतलब ये अगर हम इसी तरह खुद अपनी मर्ज़ी से टाइम डिज़ाइन करते गए तो जब आखिरी क्वेश्चन पे पहुँचेंगे तो हो सकता है कि 11:10 हो चुके, सॉरी 12:10
15 या 12 10 हो चुके हो, तो फिर तो इसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। देखो, स्टार्टिंग पे जो आपने क्वेश्चन करना है वो आपका टाइम ज़्यादा लेगा और आपको देना भी पड़ेगा। एक तो ईजी करना है, क्योंकि मैं इसकी लॉजिक बताता हूँ। आपका माइंड है, ठीक है, आप घर से निकले, किसी को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, किसी को कम ट्रैवल करना पड़ता है, एग्ज़ाम में गए, प्रेशर वैसे थोड़ा सा होता है, आप उस वक्त लिख वगैरह नहीं रहे होते, नॉर्मली आप बैठते हो सीट्स पे आके, चेयर्स तलाश करते हो, सारा कुछ करते हो, वहाँ पे 10 मिनट 5 मिनट बैठना पड़ता है। उसके बाद उस वक्त दुआ वगैरह आपने पढ़नी है, ठीक है, कोई ना कोई जो आपको याद है तमाम दुआएं वो पढ़ ली। उसके बाद आपको पेपर मिला, पेपर पढ़ते हुए भी 15 मिनट लगे। अब आपका माइंड थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है, लिखने के लिए उतनी तेज़ी से चीज़ों को नहीं पकड़ेगा, ठीक है, पिक नहीं करेगा क्वेश्चन, ठीक है। वो पहला क्वेश्चन करते हुए पेन बहुत स्लो चलेगा, क्योंकि आपका माइंड स्लो चल रहा होगा उस वक्त, आपका माइंड उस रिदम में नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन करते हुए टाइम ज़्यादा उसको रिक्वायर्ड होगा। एक टाइम लिमिट यूज़ की जाती है 1.8 हर मार्क के लिए। 1.8 अगर आपके पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 18 मार्क्स में करना है, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.8 कर लेना है। तो ये है, लेकिन देखें ये कैसे आप अप्लाई करोगे। देखो, स्टार्ट में आपका माइंड बहुत स्लो चल रहा है, आपको ज़्यादा टाइम चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। जबकि मिड में जाके और एंड पे जाके तो आपका माइंड बहुत तेज़ काम कर रहा होगा। जब आपका फ्लो चल चुका होगा, आपको चीज़ें पिक करनी आसान लग रही होंगी, तो उस वक्त उन चीज़ों पे टाइम इतना ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होगा। तो ये इक्वालिटी यहाँ पे काम ख़राब करेगी ठीक है, तो ये इस तरह की इक्वालिटी, ठीक है, थोड़ा सा काम ख़राब करेगी। जबकि देखो ना, ये अच्छी नहीं लग रहा कि मतलब स्टार्टिंग पे आपको एक ज़्यादा टाइम चाहिए और आप वही टाइम दे रहे हो जो आप, जब आपका एक माइंड फ्लो पूरी तरह से एक तरह स्मूथली चल रहा होगा, और फिर भी वही टाइम, तो ये नहीं। तो स्टार्टिंग वाले को आप अगर 10 मार्क्स है तो आप उसको 2.2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कि भाई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 22 मिनट में कर लो। आगे वाला क्वेश्चन 2.0 पे कर लो, फिर 1.8, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप 3-4 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, बाकी 4-5 क्वेश्चन के लिए आप 1.6, 1.5, 1.4 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनफ हो जाएगा, क्योंकि आगे माइंड आपका बहुत स्पीडली चल रहा होगा और आपका पेन भी तेज़ हो जाएगा। पहले क्वेश्चन से आपका पेन भी तेज़ नहीं होता, क्योंकि माइंड आपका उतना तेज़ हो नहीं रहा। फर्ज करो आप फिजिकली कोशिश करो भी तेज़ लिखने की, लेकिन माइंड ने जब जितनी आपको पीछे से इन्फॉर्मेशन देनी है आपने वही लिखना है, तो माइंड थोड़ा सा स्लो होता है, आगे आगे चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने टाइम लिमिट सेट कर देनी है। और तमाम क्वेश्चन की जैसे ही फर्ज करो आपने ये पहला क्वेश्चन किया, 9:45 हो गए, आपने वो क्वेश्चन छोड़ देना है। हाँ, अगर 9:45 to 47 तक बाद जाके अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो फिर ठीक है। अगर 5 मिनट भी और चाहिए तो 5 मिनट और का मतलब है कि अभी बहुत कुछ पड़ा है, ठीक है, तो फिर इसको छोड़ देना है। इसके हिस्से का जो मार्क्स हैं वो आपने मैक्सिमम गेन कर लिए हैं, ठीक है। अब इसका टाइम शुरू हो चुका है। अगर आप इसका टाइम आपने क्वेश्चन नंबर 1 को ही देते रहोगे तो फंस जाओगे, ठीक है, फिर अल्टीमेटली चीज़ें भी छूटेंगी। हो सकता है कि देखो अब आपने इसमें टाइम अपना सारा कुछ लगा दिया, अपनी सारी कैलकुलेशंस कर दी हैं, जो मार्क्स स्मूथली मिल सकते थे वो आपने निकाल लिए हुए हैं, ठीक है। तो वो मुश्किल मार्क्स हो सकता है, एक दो नंबर ही हो, लेकिन उसकी बेसिस पे इसका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। एक तो आप पैनिक भी हो सकते हो एट द एंड, जब आपके 2-3 क्वेश्चन रह जाएंगे, ठीक है, और मतलब रह जाएंगे और टाइम बहुत शॉर्ट होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जब प्रॉपर टाइम मिल जाएगा तो फिर आप बहुत स्मूथली चलोगे। हाँ, अगर आपको लगे कि यार आगे एक तो क्वेश्चन इजी है, मैं ज़रा जल्दी भी कर सकता हूँ, तो ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी इस पे अटके रहो, आप इसको छोड़ो, जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगर आपको लगे कि मुझे मार्जिन मिल गया, मैंने इसको ज़रा ज़्यादा स्पीड में करके 10 बजे आपने इसको कर लिया है, 5 मिनट आपको स्पेयर मिल गया, तो फिर इसका टाइम आप इसको दे सकते हो जाके कि भाई ठीक है, मुझे 5 मिनट मिल गए हैं और मैं फिर आगे इसको थोड़ा सा टाइम मज़ीद 5 मिनट दे के और फिर 10-5 के बाद ऑनवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाऊँगा ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से बच्चा फंसता है अक्सर टाइम की वजह से, ठीक है। और मुश्किल क्वेश्चन ऑलरेडी हमने एंड पे रखा होता है, फिर भी अगर फ़र्ज़ करो आप फंसते चले जा रहे थे और कोई 5-10 मिनट, मतलब आखिरी क्वेश्चन के लिए आपने अगर टाइम डिज़ाइन किया हुआ था 20 मिनट्स, लेकिन आपके पास बचे हैं 12 मिनट्स, तो इस 12 मिनट्स में आप जितना कंप्लीट कर सकते थे कर लिया, ठीक है। लेकिन फिर भी आप चूँकि आखिरी क्वेश्चन वो कर रहे हो जो सबसे डिफ़िकल्ट आपको लगता था, उसको भी अगर आप 12 मिनट्स में कर लिया, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपने कम मार्क्स ही लेने थे, क्योंकि आपने सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो आपको लगता था वो एंड पे रखा हुआ था, उसमें से ऑलरेडी मार्क्स कम आने थे तो आपने उसको एंड पे रखा हुआ था। तो उसकी वजह से, अगर टाइम की वजह से अगर कोई चीज़ छूटती है तो वो उसी क्वेश्चन से छूटे। ऐसा नहीं करना कि आपने कोई आसान क्वेश्चन एंड पे रखा होगा कि यार ये तो जल्दी हो जाएगा तो इसलिए इसको एंड पे कर देंगे, टाइम कम भी हुआ तो टाइम कम में मैं कर लूँगा। अगर वो मिस हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन मिस हो जाए या हाफ छूट जाए या 20% छूट जाए, 25% छूट जाए, वो क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपको मुश्किल लग रहा था, जिसमें से मार्क्स
निकालने मुश्किल लग रहे थे तो फिर इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो बाकी आपने कर लेना। तो ये एक मैंने चीज़ एक्सप्लेन कर दी आपकी टाइम 15 मिनट्स में जो करना था, और उसको फिर टाइम मैनेजमेंट में आपने कैसे अप्लाई किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके कॉस्ट सब्जेक्ट में, आपके पास कैफ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ हो जाती है, ये वाली एडजस्टमेंट। R1 R2 में भी आपको चल सकती है ये वाली चीज़, लेकिन कैफ 3 सबसे इम्पॉर्टेंट, और जो इस चीज़ को अप्लाई करता है ना वो कैफ 3 में चलती है। कि भाई कई दफ़ा होता है कि आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी होती, ठीक है, यहाँ कोई लेक्चर ज़रा स्पीडली कवर कर लिया था तो उसमें समझाई थी लेकिन समझ नहीं आई थी, आपने थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया था, और फिर वही चीज़ अगर फ़र्ज़ करो आ जाती है, बाकी आपने पूरा कॉन्सेप्ट सही लिया हुआ था, आपका टॉपिक प्रिपेयर्ड था, तो फिर क्या करना चाहिए। देखो फ़र्ज़ करो, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसको डिस्कस किया था, तो उसमें क्या सीन था कि लर्निंग कर्व का एक क्वेश्चन था, ठीक है, लर्निंग कर्व का एक क्वेश्चन था। उसमें उसने सारा डाटा दिया था, सेल्स के रिलेटेड सेपरेटली डाटा दिया था, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स से रिलेटेड सेपरेटली डाटा दिया था, और जिसमें मटेरियल था, बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में मटेरियल का अलग डाटा था और लेबर का डाटा अलग था, आर्ट्स का, और उसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड्स से, ठीक है, और आपके पास प्रॉफिट आया, और आपने और करेक्टेड प्रॉफिट आपने निकालना था। रीज़न ये थी कि उसने जो ऑलरेडी ये सारा डाटा गिवन किया था आपको, उसमें लर्निंग कर्व को अप्लाई नहीं किया था, ठीक है, लर्निंग कर्व को अप्लाई नहीं किया हुआ था, तो आपने लर्निंग कर्व को अप्लाई करना था, ठीक है। लेकिन ये डाटा भी उसने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाई नहीं थी, सिर्फ सिंपल आपको डाटा ही बस प्रोवाइड किया हुआ था। सेल्स का सिर्फ इतने सेल्स की थी, पर यूनिट सेलिंग प्राइस ये थी, और थोड़ी बहुत एक दो एडजस्टमेंट मजीद भी थी, ठीक है। ओवरहेड्स की कैलकुलेशन थी, ओवरहेड्स में उसने बोला था कि लेबर का 50% होगा हमारा वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। तो हमारे पास जो लेबर आनी थी उसका 50% लेना था। अब समझ रहे हो आप। हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, हमने लिखी सेल्स, क्वेश्चन से उठाई आपने जो आपके पास टोटल यूनिट से जो सेल किए, सेलिंग प्राइस उठाई, और आपने यहाँ पे एक अमाउंट लिख दी, एक चीज़ लिखी, इसके कोई ना कोई मार्क्स होगा, आपको वो मिल गया। उसके बाद आपने लिखा लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल में आपने डायरेक्ट मटेरियल लिखा, ठीक है, कितने केजी मटेरियल लगा, उसकी पर केजी प्राइस कितनी थी, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे वो अमाउंट आ गई, इसका भी आपको मार्क मिल गया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, वो आपने चूँकि लर्निंग का अप्लाई करनी थी और वो किसी वर्किंग नंबर 1 से निकलनी थी, ठीक है, वो नीचे कहीं पे आप वर्किंग वर्क कर रहे होंगे। उसके बाद आपने वेरिएबल ओवरहेड्स मैंने अभी बात किया कि 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर था, तो ये जब आपकी डायरेक्ट लेबर निकल आएगी तो उसका 50% लेंगे तो ये भी आ जाएगा, ओके। और ये कट करने के बाद आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड की भी कोई दी थी उसने, और फिक्स्ड ओवरहेड की अमाउंट लेस करवा के, और आपके पास आ जाना था प्रॉफिट। अब फ़र्ज़ करो किसी बच्चे ने इग्नोर कर दिया था लर्निंग कर्व को, फ़र्ज़ करो, हालांकि वो एक अच्छा टॉपिक है, उसको इग्नोर नहीं करना, और फ़र्ज़ करो कि वो एडजस्टमेंट, या फ़र्ज़ करो कि पढ़ा था लेकिन उसने कुछ इस तरह से और डाटा दिया कि नहीं समझ आ पाई। ये सिर्फ लर्निंग कर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जनरली बस एक बात कर रहा हूँ, ये किसी भी टॉपिक पर आपने अप्लाई कर देनी, अगर खुदा ना से इस तरह का काम हो जाता है। वो क्या काम है कि जो डाटा था उस एडजस्टमेंट का वो बहुत डिफिकल्ट हो गया और आपकी समझ से बाहर होता चला जा रहा है। आपने 2-3 दफ़ा टकरे मारी इधर उधर, आपको नहीं समझ आई, फिर अल्टीमेटली आपको लगा कि यहाँ पे क्वेश्चन रुक गया, यहाँ पे अभी आपने सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल लिखा है, सेल्स लिखी और डायरेक्ट मटेरियल लिखा, और क्वेश्चन आपका रुक गया। अब देखो ये चीज़ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, क्वेश्चन खुद ही बताई हुई थी, यहाँ पे आपने अभी तक यहाँ रुके हुए, क्योंकि डायरेक्ट लेबर नहीं निकल रहा, ठीक है। अब आपको ये भी मालूम है कि डायरेक्ट लेबर निकल आया तो ये तो ऑटोमेटिकली निकलेगा, और प्रॉफिट तो फिर निकल ही आना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे फंस गया, सिर्फ अभी शायद आधा मार्क इसका था और आधा मार्क्स इसका था 1 मार्क का, लेकिन क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, ठीक है, जिसमें से हो सकता है कि 3 मार्क्स से ये वर्किंग हो और 0.1 मार्क्स का ये हो, और माइट भी 0. टोटली इसका भी 1 मार्क्स हो, ठीक है। तो 1-2 मार्क्स तो अभी पड़े हुए हैं, ठीक है, और फंसे आप यहाँ पे हो। अब फ़र्ज़ करो कि बहुत टकरे मारने की वजह से के बावजूद भी आपको नहीं मिला कि यार कहाँ कैसे इससे निकला जाए, ठीक है, और आपको ऑलरेडी एक दी थी उसने, जो लेबर दी थी, लेबर कॉस्ट वो दी थी उसने, फ़र्ज़ करें 150,000 ऑलरेडी, और बोला था इस पर लर्निंग कर्व नहीं लगा हुआ, लर्निंग कर्व लगाना है अभी। तो लर्निंग कर्व के बाद आपको अब एक चीज़ तो अंडरस्टूड है ना कि लर्निंग कर्व लगने के बाद ये कॉस्ट कम हो जाएगी,
क्योंकि लर्निंग कर्व के बाद होता है कि आप वो काम ज़रा जल्दी कर लेते हो, कम कॉस्ट कम आवर्स में कर लोगे और आपको कम कॉस्ट पड़ेगी। आपको नहीं निकल रही लर्निंग कर्व, नहीं आ रहा, तो आप फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे आया है 140,000 लर्निंग कर्व से आपका आंसर। अब ये एक अज्यूम्ड फिगर है, आपको भी नहीं पता ये कहाँ से आई, बस आपने अंदाज़न ले लिया कि ये 140,000 हमारी लर्निंग कर्व का आंसर आ गया, लर्निंग कर्व का आंसर आ गया, इसको यहाँ पे लिख दिया 140,000। अब आई कैप जब इसको चेक कर रहा होगा, तो सॉरी यहाँ पे नहीं, आई कैप जब इसको चेक कर रहा होगा, ये वहाँ पे 140,000 लिख लिया, आई कैप चेक करेगा, वो कहेगा ये तो आंसर है ही नहीं, इसने यहाँ पे गलती की है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे लगाएगा आपका, यहाँ पे लगाएगा आपका क्रॉस, फिर चेक करेगा कि क्या आपने कोई वर्किंग वन की थी। हो सकता है कि वहाँ पे सारी वर्किंग सही हो, सिर्फ कैलकुलेशन एरर आया हो, उसने आके आपकी वर्किंग वन चेक की, वो ब्लैंक थी, या आपने कुछ बड़ी कोशिश की होगी कुछ करने की, हो सकता है उस कोशिश में भी कुछ मार्क्स शायद मिल जाए। ठीक है, अगर आपने की होगी, यहाँ पे मैं नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन आप फिर दरमियान में कोई जो एडजस्टमेंट आपको समझ नहीं, उस वजह से आंसर नहीं आ रहा था, तो शायद आपका 0.25 मार्क्स मिल जाए यहाँ पे भी, कोई जो आप टकरे मार रहे थे उसकी वजह से। ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसको लगा कि यार ये जो फिगर 140,000 निकाली है ना, ये किसी फार्मूला से नहीं निकली और ना ही वो वहाँ तक पहुँचा है, बस ये कोई अज्यूम्ड फिगर है, या जहाँ से भी आई है ये गलत ही है, लिहाजा वो उसने यहाँ से मार्क्स काट लिए उसके। अब 140,000 है, इसका 50,000 था डायरेक्ट ये वेरिएबल ओवरहेड। जब आपने इसी गलत अमाउंट का 50% लिया तो आया 70,000, जो कि नॉर्मली तो गलत था, क्योंकि यहाँ पे फिगर ही और थी और उसका 50% आना था। जो आई कैप के पास सोल्यूशन होगा वहाँ पे कोई और था, लेकिन वो इस चीज़ के आपको मार्क्स देगा, वो आपके मार्क्स नहीं काट सकता वेरिएबल ओवरहेड्स के। ये चीज़ मैं बताना चाहता था, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी मेरी यहाँ पे वो बताने वाली ये थी कि ये 70,000 के मार्क्स आपको मिलेंगे। रीज़न ये है कि इस स्टेप का तो काम ही बस इतना था कि यहाँ पे जो अमाउंट आनी है उसका 50% लेके यहाँ लिखना है, और आपने लिख दिया। अब ये अमाउंट गलत निकली, इसके मार्क्स कट चुके, दोबारा नहीं कटेंगे। अब इसी अमाउंट को यूज़ करते हुए आपका अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकलता है तो वो भी गलत निकलेगा, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन के मार्क्स होंगे वो नहीं काटेगा, एक दफ़ा कट चुके हैं। इसी तरह आगे फिक्स्ड ओवरहेड्स है, फिक्स्ड ओवरहेड्स कटने के बाद आपका प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट गलत निकलेगा, लेकिन अगर सिर्फ यही गलती आपने की हुई है तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे अगर असाइन किए होंगे उसने इसमें अपनी मार्किंग स्कीम में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप देखो, आपके मार्क्स जो आप यहाँ पे रुक रहे थे, डायरेक्ट मटेरियल में यहाँ तक रुक रहे थे, अब आपने ये मार्क्स भी लिए, अगर यहाँ पे मार्क्स होंगे वो भी मिले, फिक्स्ड कॉस्ट के भी मिले, प्रॉफिट के भी मिल गए, तो ये सारे मार्क्स आपको मिल गए। और जहाँ पे फंसे थे आपने वहाँ पे अज्यूम फिगर यूज़ करके तो मैक्सिमम मार्क्स आपने निकाल लिए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी कि आपने रुकना नहीं है, क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए। आगे बहुत सारे मार्क्स ऐसे होते हैं जो ईजिली मिल सकते होते हैं यहाँ पे, ठीक है, हर क्वेश्चन में, और आप किसी एक जगह पर रुक जाते हो, वो नहीं रुकना आपने। अज्यूम फिगर जब आपको लगे ना आप टोटली फंस गए, नहीं निकल रही फिगर, ठीक है, 2-4 मिनट 5 मिनट लग गए, फिर भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि ये किसी तरीके से निकल पाएगी, तो फिर आपने ये काम करके आगे चल लेना है। मार्क्स जितने ले सकोगे वो पूरी कोशिश करनी है कि आपने वो मार्क्स लेने हैं। उसके बाद अप्रोच टू फॉलो। अच्छा, अब ऑनवर्ड आपने क्या करना है, अभी के लिए आपने क्या करना है। देखें, मैंने बात की थी कि अभी किसी न्यू कॉन्सेप्ट, किसी न्यू टॉपिक, किसी न्यू क्वेश्चन, किसी न्यू टेस्ट, मॉक आप देख सकते हो। आपने ये करने के लिए एक एनवायरनमेंट हासिल करने के लिए कि भाई किस तरह आपने 3 घंटे बैठना है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करो आपने 3 घंटे घर बैठे नहीं हो कभी, अभी रिसेंटली पिछली दफ़ा ही 6 महीने पहले आपने कोई पेपर दिया था, तो आपका स्टेमिना शायद लूज़ कर गया हो, आप बंदा थोड़ा सा ना डिस्कम्फर्ट फील करने लग जाता है कि 3 घंटे इकट्ठा बैठना है काफ़ी अरसे बाद, तो वो डिस्कम्फर्ट आप घर में फ़ील करो बजाय कि आप एग्ज़ाम्स है सेंटर में जाकर फ़ील करो। ठीक है, एक दफ़ा घर में फ़ील कर लेना चाहिए। 1-2 दफ़ा आप अगर 3 घंटे का टेस्ट करते हो, मॉक करते हो, ठीक है, तो उससे आपका स्टेमिना फिर दोबारा से बिल्ट हो जाता है, और फिर वो डिस्कम्फर्ट जो आपको एग्ज़ाम में फ़ील होनी थी वो घर फील हो जाती है, और एग्ज़ाम में फिर वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो बस वो कर सकते हो, बाकी न्यू कॉन्सेप्ट, टॉपिक, क्वेश्चन आपने नहीं करना। ठीक है, ये आप मॉक दे सकते हो, और वो भी सिर्फ उसमें भी बस मेन पर्पस ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस बन जाए पेपर को अटैम्प्ट करने की, ये आपने करना है। और जो मेन करने की चीज़ है, आपने एक टॉपिक पकड़ना है, टॉपिक बाय टॉपिक, उसकी
जो अंडरस्टैंडिंग लेनी है। मतलब अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि फ़र्ज़ करो ओवरहेड्स है, उसकी चीज़ें सोचनी है कि भाई हमने ऐसे पढ़ा था, फिर मैंने एक क्वेश्चन वो किया था, जो किए हैं क्वेश्चन उसको सोचना है कि उस क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट एक ऐसी थी, उसकी वजह से हमने ऐसे ट्रीट किया, फिर वो एडजस्टमेंट ऐसी थी, वहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ एलोकेशन कुछ डिफरेंटली हुई थी, उसको वैसे किया, ठीक है। उसके बाद आपने फ़र्ज़ करो मार्जिनल कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसके डिफरेंस देखने हैं। अगर मार्जिनल से चल रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, अब्जॉर्प्शन से चल रहे होते हैं, वो माइंड में देखना है, माइंड में सोचना है। अगर फिर उसके बाद रिकनसाइल करना है अपने अपने नोट से, ठीक है, या एक दो क्वेश्चन आपने जो किए हुए हैं उनसे देखना है, ठीक है। फिर कई दफ़ा होता है कि डाटा आपको मार्जिनल का गिवन होता है, आपने अब्जॉर्प्शन के मुताबिक उसको बनानी होती है अगली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सोल्यूशन में, या आपके पास अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक डाटा होता है और आपने को कहा गया होता है कि मार्जिनल के मुताबिक आप बनाएं, ठीक है। तो उस वक्त आपने क्या क्या करना है, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किए हुए तो वो सोच लेना है, दोबारा जहन में उसको रिकनसाइल कर लेना है, चीज़ों को बेसिक्स पे लेके जाके सोचना है। ब्रेक इवन में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, तो वहाँ पे तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मूलाज़ को ज़हन में रखना है कि ये फार्मूला ऐसे था, उस क्वेश्चन में हमने फार्मूला को इसलिए मोल्ड किया, वो फार्मूला में जो फलां फिगर थी उसको रिवाइज़ करके निकाला था उस क्वेश्चन में, वो क्यों किया था, और फलां क्वेश्चन में रिवाइज़ करके नहीं निकाला था, CS रेशो को रिवाइज़ किया गया था, उसकी रीज़न क्या थी, वहाँ पर CS रेशो को क्यों रिवाइज़ करके नहीं यूज़ किया, वहाँ पर भी तो ये सारा सीन था। तो वो सारा कुछ आपने यहाँ से बस अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ठीक है। इसी तरह तमाम टॉपिक्स में आपने ऐसे ही चलना है। तो अभी के लिए बस यही है, अभी बस सिर्फ माइंड मैप्स बनाएं, अपने ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करें। जो आपने सेशन पूरे में पढ़ लिया है वो इनफ है। अब जो 6 महीनों में पढ़ा है और आप 6 घंटे, हाँ, जो पढ़ा है उसको और ज़्यादा अच्छा किया जा सके, ठीक है। बस और ज़्यादा अच्छा करना है, उसको एक प्रॉपर पैटर्न, उसको प्रॉपर मैनर में लेके चलना है, ताकि आप उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ यूज़ कर सकें और ईज़िली पास कर सकें। आपको 100 नहीं, आपको 50+ मार्क्स चाहिए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। कल आपका एग्ज़ाम है और मेरी दुआ है कि आपका पेपर अच्छा जाए।